अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका मेज़बान हारिस खलीक वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू की उसी पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। ये वही पॉडकास्ट सीरीज़ है जो हम पाकिस्तान के 75 साल की आज़ादी के मौके पर या क़याम पाकिस्तान के मौके पर कर रहे हैं, जिसमें हम पाकिस्तान की रियासत, सियासत, समाज, मुआशरा, सकाफ़त, खेल और हर शोबे ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं। और इसमें हम आर्ट पे भी बात कर चुके हैं और इसमें हम मौसीकी पे भी बात कर चुके हैं और ये सब पॉडकास्ट आहिस्ता आहिस्ता आप तक सब पहुंचेंगी। लेकिन एक नहायत अहम शोबा जिस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे वो है पाकिस्तान में मज़दूर और किसानों की तहरीकें, मज़दूरों और किसानों की तहरीकें और ट्रेड यूनियन मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, या जो हमारे फार्मर्स का या जो हमारे किसानों का, हारियों का की जो तहरीकें पाकिस्तान में रही हैं। लेकिन हमारी ख़ास तवज्जो होगी कि ये ज़वाल क्यों कर हुआ, जो एक यूनियनाइजेशन थी पाकिस्तान में, इज्तिमाई सौदाकारी के हकूक़ थे, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए पिछले 75 साल का जायज़ा लेने और आज की सूरत हाल पे गुफ्तगू के लिए दो नहायत मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा आयमा महमूद, ये जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन की और साथ साथ वर्किंग वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की सदर हैं। आयमा, मैं बहुत आपका ममनून हूँ कि आपने वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। और इनके साथ ही मैं समझता हूँ कि मज़दूर तहरीक को समझने के लिए जिन्हें मैं अपने उस्तादों में शुमार करता हूँ और जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में मज़दूर तहरीक को मुनज़्ज़म करने में भी और फिर मज़दूरों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने में भी और उसके लिए भी, वो हैं जनाब हनीफ़ रामे। हनीफ़ रामे साहब आजकल जनरल सेक्रेटरी पंजाब हैं मुत्तहदा लेबर फ्रंट के, और मैं बहुत ममनून हूँ रामे साहब के आपने वक्त निकाला और आपने आज की गुफ्तगू में शिरकत की। बहुत शुक्रिया हारिस खलीक साहब। मुत्तहदा लेबर फेडरेशन, हाँ, लेकिन आप चूंकि ज़रा फ्रंट पे रहते हैं ना, फ्रंट पे मैं यही कहने लगी। और जो एक वो मुहावरा है कि बस मुस्तकिल अफ्रंट रहते हैं, मतलब एक आमादा रहते हैं मजदूरों के हुकूक के लिए लड़ाई लड़ने में, तो वो मुंह से निकल गया फ्रॉइडियन स्लिप के मुत्तहदा लेबर फ्रंट। तो बहुत शुक्रिया। मैं अगर आयमा आपकी इजाज़त से रामे साहब से ज़रा कुछ थोड़ा सा माजी की भी ज़रा इनसे अहवाल जानने। रामे साहब, पाकिस्तान में जब क़याम पाकिस्तान हुआ, यानी पाकिस्तान वजूद में आया, तो उस वक्त यहाँ इंडस्ट्री बहुत कम थी, लेकिन किसानों की तहरीकें थीं। ऑल इंडिया किसान सभा थी और बाद में भी सिंध में बहुत मूवमेंट्स रहे हारियों के, किसानों के। तो उस पर ज़रा रोशनी डालें कि पाकिस्तान के क़याम के वक्त क्या सूरत हाल थी और फिर कैसे 50 और 60 की दहाई में एक बहुत ही मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म मेहनत कशों की तहरीक पाकिस्तान में शुरू हुई। हारिस खलीक साहब, बिल्कुल जैसे आपने ठीक कहा, लेकिन ट्रेड यूनियन जो बरसगीर के अंदर भी मौजूद थी जी, और बहुत मसलन आप कह सकते हैं कि जो खिता पाकिस्तान बाद में बना, इसके अंदर गो के इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं था। इंडिया के अंदर काफ़ी था, लेकिन इंडिया के अंदर दो मेजर बड़ी फेडरेशन उस वक्त थी जो काम कर रही थी। एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिनका उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तल्लक था, और दूसरी जो फेडरेशन थी वो इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर थी। चूँकि अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले नज़रियाती बुनियादों पे बहुत ज़्यादा काम होता था, और ये एक बाएं बाजू की आप कह सकते हैं और एक फेडरेशन जो है वो दाएं बाजू की जो फेडरेशन थी। और चूँकि उस वक्त दुनिया भी दो हिस्सों में तकरीबन तकसीम थी, 1917 का जो रूसी इनकलाब था, उसके बाद जो दुनिया के अंदर सूरत हाल बनी, तो वाज़े तौर पे एक कैंप की जो है वो नुमाइंदगी कर रहा था अमेरिका और दूसरे की रूस। तो जो बैन अल-अक़वामी तौर पे भी जो एफिलेशन थी वो इन दोनों फेडरेशन की थी। एक जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के साथ एफिलेट थी, जिसका रूस के साथ तल्लक था। और जो इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर है, ये ICFTU, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ये कहा जाता है, बल्कि इसमें हकीकत भी है कि वैसे इसको जो CIA जो है वो फाइनेंस करती थी, लेकिन ये अमेरिका बेसिकली जो है ना वो अमेरिकी कैंप इसको ICFTU को जो है ना वो करता था।
और उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के अंदर भी वो तकरीबन तकसीम कायम रही, उसी तरह तकसीम रही। और उसमें जो आ गया मसलन पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन बन गई और एक एपफॉल बन गई, ऑल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ लेबर। पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन जिसकी बायां बाजू के नामवर लीडर, जिसके अंदर मिर्ज़ा इब्राहिम साहब, अपना फजल अलाई कुर्बान, फैज़ अहमद फैज़ और इसी तरह कराची के जो लोग थे, तफैल अब्बास साहब, ये सारे पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के अंदर शामिल थे और इनका तल्लक जो है वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से था। और जो तो ये बाएं बाजू की और मिर्जा इब्राहिम रेलवे वर्कर यूनियन वो बुनियादी तौर पे रेलवे वर्कर यूनियन को लीड कर रहे थे और लेकिन वो फेडरेशन के भी रहनुमा थे। ठीक। और एपफाल जो थी, ये आप कहें कि ये पाकिस्तान के अंदर दाएं बाजू की तंजीम थी और ये ICFTU के साथ इसका जो ऑल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ लेबर, एपफॉल, ऑल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ लेबर। ठीक। ये दो फेडरेशन मुल्की तौर पे उस वक्त जो है ना वो मार्ज वजूद में आई। ये उस वक्त चूँकि पाकिस्तान एक था, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान दोनों हिस्से थे और ये दोनों के अंदर यही सूरत हाल थी। लेकिन उसके बाद फिर 50 और 60 की दहाई में जैसे जैसे पाकिस्तान में सनतकारी को फ़रोग़ मिला, वैसे वैसे यूनियनाइजेशन शुरू हुई और फैक्ट्रियों में यूनियंस बनना शुरू हुई और एक मजदूर तहरीक ने जन्म लिया। उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए जी, जो मगरबी पाकिस्तान है, यूनियन तो उस वक्त भी थी यहाँ पे। मसलन जो कुछ कारखाने हमें मिले, मसलन पाकिस्तान रेलवेज़ की वर्कशॉप थी, KPT थे, शिप यार्ड थी, सीमेंट के कुछ कारखाने थे, टेक्सटाइल के कुछ अदारे थे, शुगर मिलें थी, तो यूनियन वहाँ पे भी थी। मसलन आप उकाड़ा के अंदर देख लें, उकाड़ा की जो टेक्सटाइल सतलज टेक्सटाइल मिल थी जिसमें कामरेड अब्दुल सलाम का बड़ा नाम है, ये ट्रेड यूनियन में उस वक्त भी लीडर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं थी। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि पाकिस्तान के अंदर जो एक वाक़या आया 1954 का, 54 में, चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी पे पाबंदी लग गई कि जी रावलपिंडी साजिश केस की वजह से, उसकी वजह से जो बेशुमार जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, मजदूर लीडर और तालिब इल्म लीडर जिनका किसी न किसी शक्ल में कम्युनिस्ट पार्टी से तल्लक था या बाएं बाजू की तहरीक से तल्लक था, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें मिर्ज़ा इब्राहिम साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तफैल अब्बास साहब और बेशुमार लोग जो थे ये गिरफ्तार हुए। तो ये जो 58 तक का दौर है, इसमें कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर। ठीक। अगर इंडस्ट्री लगी है तो वो 58 के बाद जब अयूब खान का मार्शल आया तो फिर जरी उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे उन्होंने ज़राअत के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियां लेके आए। ज़राअत को उन्होंने बड़ा जदीद तरीके से, फार्मिंग तरीके से उसको किया और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिसमें बड़े सेंटर बने, जिसमें आप कह सकते हैं कि कराची के अलावा फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, शेखुपुरा, रावलपिंडी, ये सारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है ये अयूब खान का जो 10 साल दौर था उसके अंदर हुई है। मैं अगर अब आयमा आपकी तरफ जी, 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 हाँ। ये बताइए कि आप कब से सरगर्म हैं और कैसे इस तहरीक में शामिल हुई? अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊं कि मैं एक मजदूर की बेटी हूँ। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि सामईन तक ये पहुँचे। मैं एक मजदूर की बेटी हूँ, एक ट्रेड यूनियनिस्ट की बेटी हूँ। मेरे वालिद साहब एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में काम करते थे और उनकी वजह से, क्योंकि वो एक ट्रेड यूनियनिस्ट थे, तो उनकी वजह से हम बचपन से ही ट्रेड यूनियन की सरगर्मियों में ज़्यादा शामिल रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि अगर हम ट्रेड यूनियन की बात करें तो हमारे बचपन में हमारी तफरीह का ज़रिया होता था जलसों में जाना और जुलूसों का हिस्सा बनना। यानी जिस दिन नब्बा साथ ले जाते थे तो, और फिर क्योंकि मुझे याद है कि वो मजदूर तहरीक का एक अरूज था, ख़ास तौर पे आप अगर 80s की बात करें, 70 के बाद, तो मजदूर तहरीक कितनी इस कदर मजबूत थी कि ख़ास तौर पे लाहौर में जो हमारी फेडरेशन के जलसे और जुलूस होते थे कि आपको ताहद्दे निगाह सिर्फ मजदूर ही मजदूर नज़र आते थे। तो ऐसी सूरत में मुझे हमेशा से लगा कि मैं अपने बचपन से ही ट्रेड यूनियन का हिस्सा हूँ। तो कोई अगर मुझसे पूछे कि आप कब से इस तहरीक का हिस्सा हैं, तो मैं अपने बचपन से इस तहरीक का हिस्सा हूँ। लेकिन मैं जब ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन बाकायदा रजिस्टर हुई तो मेरे वालिद चौधरी गुलजार अहमद साहब ने
मेरी अपनी कमिटमेंट को देखते हुए, मेरा ट्रेड यूनियन में काम देखते हुए मुझे उन्होंने जो फेडरेशन की वुमेन विंग की सेक्रेटरी के तौर पर नामजद किया, जिससे सब ने एग्री किया। तो चौधरी गुलजार साहब की ऐसी उनकी लाइफ हमारे सामने जिस तरह से रही और जिस तरह से मैंने मजदूर तहरीक में अतार एक अरूज और जवाल देखा है, तो मुझे लगता है कि मैं बचपन से उसका हिस्सा थी। और वालिद साहब, ख़ासतौर पे गुलजार साहब के बारे में कहूँ कि उन्होंने हमेशा बहुत से ट्रेड यूनियंस देखे, लेकिन मैंने अपने वालिद साहब की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात नोटिस की कि उन्होंने अपने ख़ानदान की ख़वातीन को ट्रेड यूनियन में इन्वॉल्व किया। ये बहुत अहम बात है। हाँ, सबसे पहले बात ये थी कि जब हम बच्चे थे तो हम जाया करते थे, तो मेरी माँ भी साथ होती थी, मेरे वालिद साहब की बहनें भी वहाँ शामिल होती थी। तो गुलजार साहब को मैंने हमेशा सुना कि वो तकरीर करते थे कि मज़दूरों को कहते थे अपनी बहनों को, अपनी फैमिली को साथ लेके आओ, तभी मज़दूर तहरीक मजबूत होगी। तो उनकी इन बातों को उन्होंने प्रूव किया, हमें उस तहरीक का अमली तौर पर हिस्सा बना के। तो मैं हमेशा से इस तहरीक को अपने खून में शामिल समझती हूँ। और मैं समझती हूँ कि जब से हमने जैसे अभी रामे साहब, आप एक तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे रामे साहब के साथ बुलाया है कि एक जो 47 से पहले से लेके अब तक की बात कर रहे हैं। वैसे रामे साहब इतने पुराने नहीं हैं जितनी पुरानी बातें करते हैं। लेकिन मैंने उसमें देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने शायद नोटिस की हो कि उस वक्त भी ख़वातीन का कोई इतना मौसर नाम, एक बड़ा नाम नज़र नहीं आता। 47 से लेके अगर आप 70 और 80 तक की दिहाई में आते हैं, तो जो ख़वातीन ट्रेड यूनियनिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी में भी जो ख़वातीन की तादाद थी वो चंद उंगलियों पे गिनी जाने वाली तादाद थी। उसी तरह मैंने देखा है कि हमारी ट्रेड यूनियन तहरीक में बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह नाम रहे हैं और बहुत उनका मुकाम है, लेकिन हमारी कमज़ोरी हमेशा ये रही कि हमने ख़वातीन को उस तरह से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। एक तो इंडस्ट्री का दौर जब शुरू हुआ फैक्ट्रियों में, तो ख़वातीन काम की तरफ, वैसे भी एक फॉर्मल सेक्टर में काम की तरफ वो आई भी तो उनकी तादाद कम थी। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि बड़ी वजह ये थी कि हमारी ट्रेड यूनियन तहरीक ने भी ख़वातीन को किसी हद तक इग्नोर किया। मैंने देखा है कि मेरे वालिद साहब हमेशा जोर देते थे, जैसे भी जब भी गुलजार साहब की बात होती थी कि भी वो मज़दूरों से कहते थे कि जलसे की तैयारी है, सब ने अपनी फैमिली, अपनी बहनों को, बेटियों को, सबको लेके आना है। लेकिन मुझे लगता है कि 20-25 से ज़्यादा लोग अपनी बहनों को या बेटियों को नहीं लाया करते थे। उसकी बड़ी वजह यह भी थी कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि ख़वातीन का काम भी इम्पॉर्टेंट है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि ख़वातीन की शमूलियत हमारी तहरीक को मजबूत करेगी। हमने कभी सोचा ही नहीं कि उनका काम हमारी मैशियत में और मजदूर तहरीक में बड़ा कलीदी है और हमें इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो आज भी इवन अब हम जब 75 साल गुजरने की बात करें, तो आप पूरे मुल्क का जायज़ा लें, आप चारों सूबों का जायज़ा लें, आप हर इंडस्ट्रियल सिटी का जायज़ा लें। रामे साहब ने पंजाब के शहरों की बात की है, मैं कहती हूँ आप सिंध में, सक्खर, कराची, आप केपी का करें, आप बलूचिस्तान का करें, बहुत कम बड़े नाम ख़वातीन ट्रेड यूनियन। देखिए, कनीस फातिमा का नाम हम सुना करते थे, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, मैंने भी बहुत सुना है, बहुत छोटे थे। हाँ। वो गालिबन कई दहाइयों तक हमने उनकी इज्तिमाई सौदाकार यूनियंस के इलेक्शन जीतने और कुछ एक दो और भी नाम हैं और कम्युनिस्ट ग्रुप्स में भी काफी एक दो। लेकिन अब आप तो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन, लेकिन अभी भी हाँ, अभी भी लेकिन ख़वातीन की आप समझती हैं कि उतनी तादाद नहीं है, मगर आवाज़ पहले की निस्बत ज्यादा मजबूत बड़ी बिल्कुल बड़ी। उसमें बहुत सा किरदार मैं समझती हूँ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी है कि आज, और फिर दूसरा ये था कि अब ख़वातीन जो ख़ास तौर पे आपकी इंडस्ट्री में ख़वातीन वर्कर की तादाद भी बढ़ी है। लोगों के माशी सूरत हाल ने लोगों को मजबूर किया है कि वो अपनी ख़वातीन को काम के तौर पे लेके जाए। इसमें आयमा जी जो ख़वातीन की तादाद जब बढ़ी है, जी, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हर शोबे में बिल्कुल ख़वातीन की तादाद बढ़ी है, लेकिन जैसे जैसे ख़वातीन की तादाद बढ़ती गई वैसे वैसे ट्रेड यूनियन मूवमेंट कमज़ोर होता चला गया, क्योंकि हमने ख़वातीन को अपना हिस्सा ही नहीं बनाया ना। बात ये है कि आज एक फैक्ट्री में 1000 वर्कर काम करता है और वहाँ अगर 500 के करीब ख़वातीन काम करती हैं ना, तो वो आपकी मेंबर ज़रूर हैं लेकिन फैसला साजी में शामिल नहीं है। रामे साहब, आप इससे इत्तेफाक करते हैं?
मैं इस पे थोड़ी इत्फाक करता भी हूँ और नहीं भी करता। अच्छा। क्योंकि मैं अगर आपका थोड़ा ऐमा जैसे कह रही हैं, मसलन पाकिस्तान के अंदर 2-3 ऐसे नाम हैं जो ट्रेड यूनियन के अंदर बड़े नाम समझे जाते थे, आजकल नहीं है। जैसे कनीज़ फातिमा साहबा थी, और कराची स्टील मिल की ट्रेड यूनियन की बुनियाद रखने में जो सबसे बड़ा नाम था वो गुलजारी बेगम का था, कराची के लोग उनको जानते। फिर फैसलाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी लेबर लीडर रही हैं सुबिया शकील साहबा, मसलन इन लोगों ने बड़ा काम किया उसकी। लेकिन जैसे आयमा कह रही थी, ये बात ठीक है कि पहले तो इंडस्ट्री के अंदर ख़वातीन थी नहीं, और जैसे आपने कहा जब इंडस्ट्री अब आई है जिसके अंदर ख़वातीन आई हैं, मसलन गारमेंट्स में आई हैं, फार्मास्यूटिकल में आई हैं, तो ट्रेड यूनियन नहीं है। अब इसके लिए हमें थोड़ा अपने पस मंज़र में जाना पड़ेगा कि ट्रेड यूनियन का जवाल, अगर आप इजाज़त दे तो मैं थोड़ा जी बिल्कुल बिल्कुल। कि देखें अयूब खान के दौर में, जैसे मैंने पहले कहा कि इंडस्ट्री लगी लेकिन लोगों को राइट नहीं दिए गए। लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा वो जो नफ़रत मौजूद थी, और 67 में जो भुट्टो साहब की तहरीक चली उसके अंदर 2 तबकों ने बड़ा नुमाया किरदार अदा किया, तलबा और मजदूर, तलबा और मजदूरों ने, और बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। तो उस वक़्त शायद ये जो कहते हैं कि स्टेट ने शायद कोई ये तय कर लिया था कि इन दोनों के बारे में फ्यूचर में कुछ ना कुछ करना है। हाँ बिल्कुल। बारकैफ जो एयर मार्शल नूर खान 69 में गवर्नर मगरबी पाकिस्तान बने, तो उन्होंने लेबर लीडरों को बुलाया, और चूँकि लेबर लीडरों ने उस वक्त बड़ी हड़तालें और मुख्तलिफ मूवमेंट में हिस्सा लिया था, तो पहली दफ़ा आप ये कह लें कि जो 1926 का जो डिस्प्यूट एक्ट था, उसके बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस IRO 1969 आया 1969, जो बाकायदा ट्रेड यूनियन को रेगुलेट करता था, और यूनियन के रजिस्ट्रेशन का, कलेक्टिव बारगेनिंग का जो तस्वर था, ये 1969 में आया। बारकैफ जो असल में जो अरूज ट्रेड यूनियन को आया वो भुट्टो साहब के दौर में आया, चूँकि दिसंबर 1971 में भुट्टो साहब की हुकूमत आई, और 72 के बाद जो है वो बाकायदा ट्रेड यूनियन का इब्तदा शुरू हो गई, आगाज़ हो गया, और बाज़ जगह पे मिसयूज़ भी हुआ कि एक की बजाय 4-4 ट्रेड यूनियन बनना शुरू हो गई। और भुट्टो साहब का दौर जो था वो ट्रेड यूनियन का आप कह सकते हैं कि उसके अंदर लाखों मेंबर थे फेडरेशंस के, हज़ारों की तादाद में लोग जुलूस निकालते थे। यौम मई की छुट्टी पहली दफ़ा भुट्टो साहब के आने के बाद 1 मई की जो सरकारी तौर पे मनाना शुरू हुआ उस दौर में हुआ, और भुट्टो साहब ने बहुत सारी नेशनलाइजेशन का जो अमल शुरू किया, अब उसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मसलन पॉजिटिव ये था कि जी वहाँ पे ट्रेड यूनियन बनाने की आज़ादी थी, लोगों ने यूनियन बनाई, लेकिन उसमें मनफी थोड़े असरात ये हुए कि वो ट्रेड यूनियन के जो लीडर थे वो मरात याफ्ता हो गए, और ट्रेड यूनियन के अंदर एक अशराफिया पैदा हो गई। जो प्राइवेट सेक्टर वाले मजदूर थे उनको मिनिमम वेज पूरी नहीं मिलती थी, सोशल सिक्योरिटी ये भी नहीं मिलती, वो बुनियादी लड़ाई लड़ते थे, और जो नेशनलाइज सेक्टर के लेबर लीडर थे उनको कानूनी सहूलतें भी मिलती थी, बल्कि इससे ज़्यादा उनके पास यूनियन के दफातर थे, उनके पास गाड़ियाँ थी, और उनके बहुत सारे अखराजात। मसलन ट्रेड यूनियन के अंदर भी थोड़ी वो कह लें कि तकसीम पैदा होगी। लेकिन बाहर का भी ये एक अंदरूनी मसला है, लेकिन इसके बावजूद ट्रेड यूनियन बड़ी अरूज पे गई, और 77 में ज़ियाउल हक का जो मार्शल लॉ लगा, तो उसके बाद चूँकि तलबा को तो उन्होंने पहले ट्रेड यूनियन पे पाबंदी लगा, तलबा के यूनियन पे तो उन्होंने पहले ही पाबंदी लगा दी थी, लेकिन जब ये आया ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ के अंदर, उन्होंने सबसे पहला मजदूरों पे जो वार किया वो कॉलोनी टेक्सटाइल मिल में किया 78 में, मुल्तान में। मसलन एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक लोग कहते हैं कि कोई 140 के करीब वहाँ पे मजदूर शहीद हुए, और वो पहला समझ लें कि मार्शल लॉ का मजदूरों के लिए ये अल्टीमेटम। लेकिन रामे साहब, मैं आपसे आपको यहाँ अगर कता कलाम हो गया है, बल्कि मैंने खता कर दिया आपका कलाम, लेकिन पूछना मुझे आपसे ये था कि भुट्टो साहब ने यानी बहुत इनकलाबी इक़दाम उठाए और बुनियादी सहूलियात एक बड़े तबके तक पहुँची, मगर फिर साइट में और लांढी में मज़दूरों पे फायरिंग भुट्टो साहब के ज़माने में क्यों हुई? ये बात बहुत चुभती है मज़दूर तहरीक के लोगों को। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन उस वक्त मसला ये था कि जब ये साइट और लांढी कराची के बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया बहुत सारी वहाँ पे फायरिंग हुई, उसकी वजह मैं आपको बताना ये चाहता हूँ
कि चूँकि भुट्टो साहब की जब हुकूमत आई तो ये सारे जो मज़दूरों की अक्सरियत थी वो पीपल्स पार्टी के साथ थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस वक़्त एक एलिमेंट शामिल हो चुका था, बहुत सारा जो मुल्क के अंदर मज़दूरों और किसानों का राज लाना चाहते थे, इनकलाब लाना चाहते थे। उसके अंदर मुख्तलिफ कुछ ऐसे ग्रुप्स जो पहले से काम कर रहे थे, तो उन्होंने मज़दूरों के ज़रिए मुख्तलिफ फैक्ट्रियों पे कब्ज़े किए। अब ये एक अलग बहस है कि वो गलत या सही थे, लेकिन उस वक्त मुमताज़ भुट्टो वज़ीर आला थे और उन्होंने वाक़यातन ही चूँकि फैक्ट्रियों पे जो कब्ज़े यकदम मज़दूरों को आज़ादी मिली, तो जो लोग कहते हैं कि जी उसको मिसयूज़ किया गया, बाद जगह पे ऐसा हुआ कि वो कब्ज़ा छुड़ाने के लिए हुकूमत की तरफ से फायरिंग की गई, जिसकी मजम्मत पूरे मुल्क में की गई। और ये वो कदम था जिस पे पीपल्स पार्टी की उस वजह से मुमताज़ भुट्टो को बाद में उनको वजारत आला से हटाना पड़ा और फिर मुस्तफ़ा जतोई वज़ीर आला बने। मुमताज़ भुट्टो को फेडरल में वो भुट्टो साहब ले गए। तो मैं समझता हूँ कि वो भुट्टो साहब का जो पीपल पार्टी के दौर में आप कह लें कि वो एक अच्छा कदम नहीं था। अच्छा, अब कॉलोनी टेक्सटाइल मिल पे हम वापस आ जाते हैं। जी कल कि कॉलोनी टेक्सटाइल मिल पे आपने ये कहा कि पहला जो मार्शल लॉ, ज़ियाउल हक ने जो मार्शल लॉ लगाया, उसमें जो पहला हमला मजदूरों पे हुआ वो कॉलोनी टेक्सटाइल मिल के कोई 150 के करीब मजदूरों की शहादत है। जी। और उसके बाद फिर ज़िया साहब ने ट्रेड यूनियन तहरीक को दबाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए? देखिए जी, ज़ियाउल हक दौर में तो फिर आप ये समझ लें कि तमाम सियासी कारकुनों पे बहुत मुकदमात बनाए गए और ट्रेड यूनियन के बेशुमार लीडरशिप ऐसी है जिनको शाही किलों में ले जाया गया। चूँकि ट्रेड यूनियन का उनका ख्याल ये था कि ये जो मजदूर शाही किले के जो तशद्दुद, जी शाही किले के अंदर कैद और तशद्दुद, बिल्कुल हुकूमत खाना शाही किला था बड़ा, और वहाँ पे लोगों पे तशद्दुद किया गया और कितने कितने दिन लोगों ने रोशनी नहीं देखी थी। और ज़ियाउल हक मार्शल्ला का ये उनका अपना एक नुक्ता नज़र था कि ये जो मज़दूर हैं ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं, ये जितने मज़दूर लीडर हैं इनका पीपल्स पार्टी के तल्लक है, चाहे तल्लक था या नहीं था। लेकिन उनका ख्याल ये था कि ये जो मज़दूरों के अंदर एक तबकाती सोच को ख़त्म करने के लिए इनको जो है ना वो पीछे लाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो उन्होंने रेलवे के अंदर MOD लगा दी, बैंकों के अंदर उन्होंने 17B लगा दी, बैंकों की बहुत सारी MOD वो मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डिनेंस जो है ना वो उसमें ये था कि लेबर लॉ के अंदर एक ये था कि अगर एसेंशियल सर्विस आर्मी का अगर कोई सामान बनाता है ना तो वो यूनियन, तो उसमें यूनियन नहीं बन सकती। तो उन्होंने ये कह दिया कि ये जो ओपन लाइन है ये चूंकि आर्मी का सामान जो है ना फर्ज को लेके जाती है तो यहाँ पे यूनियन नहीं होनी चाहिए। तो शेड की यूनियन होगी जी, वर्कशॉप की यूनियन होगी, ओपन लाइन की यूनियन नहीं होगी। और इस तरह उन्होंने बेशुमार जगह मतलब मुख्तलिफ चीजें, जी बिल्कुल मुख्तलिफ, उन्होंने अरबे बैंकों की जो यूनियन थी वो उन्होंने ख़त्म की। और फिर उन्होंने ये जो डी नेशनलाइजेशन का सिलसिला शुरू किया, वो डी नेशनलाइजेशन नहीं थी, बुनियादी तौर पे वो अदारों को बंद करने वाला। मतलब सबसे पहले उन्होंने इत्तेफाक फाउंड्री मियाँ नवाज शरीफ फैमिली को वापस की 78 में। 5000 बंदा वहाँ पे काम करता था, आज उसमें प्लाट बने हुए हैं। या तो वो फैक्ट्री उनको वापस कर दी तो चलती रहती। लेकिन इत्तेफाक फाउंड्री तो मुझे याद है कि 1990 की दहाई तक चल रही थी। नहीं, उसके बाद भी चलती रही, ये जनरल मुशर्रफ के दौर में बंद हुई। जनरल मुशर्रफ, हाँ, लेकिन उसमें तो इसमें मेरा ख्याल है एक नुक्ता ये भी है कि जनरल मुशर्रफ की जिनसे फिर लड़ाई हुई, ज़िया साहब इनके साथ थे, जनरल मुशर्रफ इनके खिलाफ थे। मैं आयमा आपकी तरफ आऊंगा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त सूरत हाल को आप कैसे देखती हैं जब सिर्फ 2% से कम हमारी जो लेबर है वो यूनियनाइज्ड है? बिल्कुल, और उसमें खवातीन तो 1% से भी कम है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर लीडरशिप में आज आप 4 खवातीन का नाम ले रहे हैं तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं खवातीन भी लीडरशिप में थी। मेरा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है, अगर जैसे रामे साहब ने ज़ियाउल हक दौर की बात की तो उस दौर में खवातीन पे जो खवातीन का इस्तेसाल वो शरई कवानीन और हदूद ऑर्डिनेंस के ज़रिए किया गया था, उससे तो सब वाकिफ़ हैं, पूरी दुनिया जानती है कि उस। और फिर ऐसी सूरत में यूनियंस पे जो सिचुएशन थी, यूनियंस का सिर्फ ये नहीं था कि हाँ वो पीपल्स पार्टी की हमायती थी, उसके साथ ये भी था कि वो सोशलिज्म के नारे लगाती थी। मुझे याद है हम सोशलिज्म आवे आवे जेड़ा वावे ओही खावे, ये नारे हमारे जलसों में और जुलूसों में लगते थे। तो इसको एंटी इस्लाम की बात की गई कि जो ये नारे लगाते हैं वो एंटी इस्लाम है।
इस एंटी इस्लाम वाले जो कॉन्सेप्ट को भी ज़ियाउल हक ने बहुत वाइजली यूज़ करके ट्रेड यूनियंस को स्नब करने की कोशिश की थी। और ख़वातीन तो पहले ही उसमें इस्तेसाल का शिकार थी, लॉज ऐसे बने। ऐसी सूरत हाल में इवन वालिद साहब चौधरी गुलजार साहब जिस फैक्ट्री में काम करते थे फार्मास्यूटिकल, वो भी ज़्यादा दौर में बंद की गई, उसको बंद किया गया बाकायदा। और वहाँ एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को लाया गया जिसने ट्रेड यूनियन को ख़त्म किया, और उसके बाद उस फैक्ट्री को एक डिफरेंट तरीके से कुछ अरसे तक चलाया गया, लेकिन वहाँ से यूनियनिज्म को पूरी तरह ख़त्म किया गया। इसमें इवन मजहबी जमातों को प्रमोट किया गया, उनकी ट्रेड यूनियंस को भी बढ़ावा दिया गया कि इस्लामिक ट्रेड यूनियनिज्म को फ़रोग दिया जाए, और ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट नारे लगाने वाली ट्रेड यूनियंस जो अपना हक मानती हैं उनको तो उन्होंने बिल्कुल ही स्टेट मुखालिफ, इस्लाम मुखालिफ सारा एक तस्वुर दिया। ऐसे में हम ख़वातीन के लिए जगह ही बहुत कम रह गई थी। और फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था उसमें जो प्राइवेटाइजेशन के अमल को ज़ियाउल हक साहब ने मुतारिफ करवाया, और फिर ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में आया, और फिर जो आपने WTO के एग्रीमेंट्स किए, तो आपके मैशियत की नौयत ही बदल गई। अब इनफॉर्मल इकोनॉमी ने एक नया चेहरा दिया, और फैक्ट्री से निकल के घरों में लेबर चली गई, और जो इवन फैक्ट्री में लेबर थी वो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ गई। अब फैक्ट्रियों में ख़वातीन काम कर रही थी पर वो फैक्ट्री वर्कर नहीं थी, तो आप उनको यूनियन में कैसे शामिल करेंगे? क्योंकि वो तो सब कॉन्ट्रैक्टर की वर्कर हैं। वो फैक्ट्री में काम करते हुए भी फिर इसमें फिर बात की गई भी ठेकेदारी निज़ाम के खिलाफ बात की गई। हमने कहा जी ये निज़ाम जिसमें किसी भी मजदूर का इस्तेसाल होता है इसको ख़त्म करो। बड़ी लंबी जदोजहद, और वेजेस भी पूरी नहीं है, दीगर सहूलियात तो छोड़ें, उजरत पूरी नहीं मिलती। आप पाकिस्तान को देखें, ये जो मर्द और औरत की वेज का जो तनख्वाहों का जो फर्क है, अब मुल्क 75 ममालिक में से हम 66वें 66 नंबर पे हैं कि हमारी इतना फर्क है ख़वातीन और मर्द का। जिन 75 ममालिक का डेटा है कि उनमें मर्द और औरत की तनख्वाह में कितना फ़र्क है, हमारा नंबर उस पर 66वें नंबर पे है पाकिस्तान। और अगर आप जेंडर के हवाले से, जेंडर इक्वालिटी के हवाले से देखें तो माशाल्लाह हम तो नीचे से 131 हम नीचे से ऊपर हैं, नीचे से हम टॉप करते हैं। सिर्फ मेरे ख्याल में अफगानिस्तान और चाड वो ही हमसे पीछे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में मैं कहती हूँ कि ट्रेड यूनियन को कहना कि वो ज़वाल पजीर क्यों हुई, तो ये एक थोड़ा मुझे सवाल समझ नहीं आता कि आप ग्लोबलाइजेशन को देखें, आप अपने मुल्क के मार्शल को देखें, आप इनफॉर्मल सेक्टर को देखें, आपकी 44% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में है, कोई कानून उन पे लागू नहीं। वो हम किसानों पे अभी बात करते हैं। हाँ। लेकिन आयमा मुझे ये बताइए कि ये आपने जैसे बैनुल-अक़वामी फैक्टर्स बहुत से बयान किए, कुछ तो हमारे अपने मुनफरिद यूनिक मतलब जो है पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, कुछ आपने बयान। लेकिन आप ये देखिए, मैं अभी आप बरतानिया में कुछ अर्से पहले था तो वहाँ स्ट्राइक एक्शन चल रहा था, जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट का, बिल्कुल। और जब मैं एक ज़माने में जब वहाँ कुछ अरसे के लिए काम करता था तो एक हमारी, अब उसको नाम बदल गया है लेकिन उस वक्त ट्रांसपोर्ट एंड जनरल वर्कर्स यूनियन कहलाती थी, मैं भी उसका रुकन था, और तमाम इदारों के लोग किसी न किसी यूनियन के रुकन हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रांस में आप इसी तरह से देखते हैं, अमेरिका में आप इसी तरह से देखते हैं। जाहिर है जैसे रामे साहब ने कहा कि उन यूनियंस की और फेडरेशंस की अपनी अपनी अशराफिया भी है, अमेरिका में तो खास तौर पर है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वहां उस ग्लोबलाइजेशन का असर वहां तो नहीं हुआ उतना जितना हमारे यहाँ हुआ। तो इसकी क्या वजह समझ में? नहीं, मैं नहीं कहती कि हुआ नहीं, इसमें थोड़ा समय का वहां भी हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि आपकी मल्टीनेशनल कंपनियां अपना काम उठा के कहाँ लेके आई हैं, सबलेट किया है उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया। बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन का जितना फायदा इन बड़ी बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने उठाया है कौन नहीं जानता, और उससे जितना सफर लेबर फोर्स ने किया है उसका भी अंदाजा सबको है। अब देखिए, हम अगर बात करें ILO का, इसमें उसमें मैं सोचती हूँ कि ILO के रोल का, तो मैं समझती हूँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कुछ जगहों पे मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन के हवाले से, जेंडर इक्वालिटी के हवाले से, इक्वल मिनिमम वेज के हवाले से, उनके जो कन्वेंशन हैं जिनको पाकिस्तान 35 कन्वेंशन पाकिस्तान ने भी रेटिफाई कर रखे हैं, जिसमें ख़वातीन के हवाले से भी कोर कन्वेंशन भी हमने, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का भी है, हमने वो रेटिफाई कर रखे हैं। लेकिन मैं उनको ये क्रेडिट देती हूँ कि हाँ, उसकी वजह से ट्रेड यूनियंस में ख़वातीन को थोड़ा सामने आने का मौका मिला, क्योंकि बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने यूनियंस पे जोर डाला कि आप अपनी ख़वातीन
वर्कर्स को रिप्रेजेंटेशन दें, तो कुछ जगहों पे चाहते ना चाहते देनी पड़ी। लेकिन उसके साथ साथ मैं देखती हूँ कि कई जगह पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक पेपर टाइगर वाला काम करती है कि उसने कन्वेंशन हमने रेटिफाई किए हैं, उन्होंने क्या एक्शन लिया है पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी। मैं ये नहीं कहती कि हम इससे पाकिस्तान मुखालिफ कोई एजेंडा है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि वो हमें बताएं कि उन्होंने कब कब वर्कर्स के राइट्स को वायलेट करने पे गवर्नमेंट्स को कुछ पूछा। एक लेटर लिखना या उनसे एक सवाल करना और गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स सालाना ले लेना कोई काम नहीं होता। जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है जी, जो उसमें मैं एक बात समझना चाहता हूं जी कि जीएसपी प्लस का जब मामला होता है और जाहिर है कि जब यूरोपियन यूनियन से जो हमारे तिजारती मुआहदे हैं और हमारी जो बरामदात हैं उनको बहुत उससे फ़ायदा पहुंचता है, तो हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को बरामदात का वो कोटा मिलता रहे। बिल्कुल। मगर साथ साथ चूंकि जाहिर है कि ये एक बड़ी पेचीदा सवाल है ना कि अगर यानी आजिर और अजीर और सरमायादार और मजदूर, मतलब इन तमाम का फायदा इसमें है कि बरामदात हों। बिल्कुल। मगर हम क्यों नहीं जोर डाल पाते अपने मकामी हुकूमत पे भी, रियासत पे भी और अपने सनतकारों सरमायादारों पर भी कि वो जीएसपी प्लस की जो बुनियादी जो उनके तकाजे हैं, जो हमारे कमिटमेंट्स हैं मजदूरों के हवाले से, उनके सेफगार्ड्स के हवाले से, उनकी हिफाजत के लिए, उनके एक जो उनकी बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो पूरा करने में हमारी ट्रेड यूनियन मूवमेंट क्यों इतनी यानी कामयाब नहीं रही? अच्छा, वैसे तो बेसिकली मैं इसमें ट्रेड यूनियन को इल्ज़ाम देने पे थोड़ा सा एतराज़ करूंगी। प्रॉब्लम नहीं, इल्ज़ाम नहीं है। हाँ, मैं तो समझना चाहता हूँ थोड़ा सा मैं इस पे कहती हूँ कि नहीं, ये अक्सर कहा जाता है, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये कहा जाता है कि ट्रेड यूनियंस नाकाम है इसमें। आप मुझे बताइए, आपने खुद भी कहा था 2% ऑर्गेनाइज वर्कर है। अब वो 2% ऑर्गेनाइज्ड वर्कर इस मुल्क के जो लेबर फोर्स के हवाले से 9वां बड़ा मुल्क है, उसके तमाम वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकता है ऑर्गेनाइज्ड वर्कर? मैं उसकी बात कर। लेकिन उसके बावजूद भी आज जब जीएसपी प्लस के हवाले से हम बात करते हैं कि मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पा रहा, तो हम ये हमेशा हुकूमत पे वाज़ा करते हैं कि देखिए हम इस सहूलत के खिलाफ नहीं है। जब हम बात करते हैं कि ये जीएसपी प्लस के जो तकाजे हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा, तो हम ये नहीं कहते कि ये वापस ले लो। हम ये कहते हैं कि जो सहूलत इस मुल्क का सरमायादार या इस हुकूमत उठा रही है जीएसपी प्लस के स्टेटस का, उसका जो समर है वो मजदूरों तक भी पहुंचना चाहिए। उसमें मैं सोचती हूँ कि हुकूमत, यूरोपियन यूनियंस और जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियंस हैं, उसके साथ साथ मीडिया, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है कि वो बताएं आम आवाम को, हुकूमतों को कि ये जो सहूलतें हैं, ये जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, इनके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हैं। आप पॉजिटिव देखें तो वो सरमायादारों तक तो बहुत नज़र आ रहे हैं, लेकिन लेबर फोर्स पे आए तो वो आखिर में आके शायद कुछ कतरा ही बच जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि फिर भी इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बायस आज हुकूमतें ख़वातीन की बात भी कर रही हैं। आज हुकूमतें, जब यूरोपियन डेलीगेशन आता है तो बताता है जी हमने इतनी फ़ीसद ख़वातीन को रजिस्टर किया है, इतनी फ़ीसद ख़वातीन सोशल सिक्योरिटी से हेल्थ का फ़ायदा ले रही हैं, इतनी ख़वातीन इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। तो समहाउ हुकूमतों को और ट्रेड यूनियंस को और लेबर ऑर्गेनाइजेशंस को ये सोचना पड़ता है कि हमें लेबर में ये जो जेंडर इक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसको ख़त्म करते हुए इक्वालिटी की तरफ आना है, तभी हमारी तहरीक मजबूत होगी। आयमा, आपने किसानों की तहरीक का जिक्र किया। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में भी कुछ बताइए और किसान ख़वातीन के बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, वैसे तो इसके हवाले से आपको एक अलग प्रोग्राम करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। कि ये और हो सकता है करने वाली बात नहीं हो सकता है आइंदा जाके करें भी, बिल्कुल। लेकिन इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारी कोशिश ये है, क्योंकि ये 75 साल से मुताल्लिक है, कि कोशिश जरूर करें कि तमाम जो शोबे हैं उससे बुनियादी आगाही मेरी भी हो जाए और हमारे सामईन की भी हो। देखिए, अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि 44% पॉपुलेशन तो आपकी लेबर फोर्स तो रिलेट ही 44%, 26%? नहीं, लेबर फोर्स
44%। लेबर फोर्स 44%। अच्छा, 26% ऑफ द जीडीपी है जी और जी 44% 44% लेबर फोर्स हमारी एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, एग्रीकल्चर उसमें से सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, रिलेटेड रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक। अब उसमें हमारी 75% जो वुमेन लेबर फोर्स है वो भी एग्रीकल्चर से है। इनफॉर्मल सेक्टर में भी हमारी खवातीन 80% वहाँ काम कर रही हैं। अब आप इस सारी सूरत हाल में देखें कि उन पे कोई लेबर लॉस का इतलाक ही नहीं है, तो जो मूवमेंट्स हमारी चली हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोबिलाइजेशन की वजह से चली हैं। उनको स्टेट और इस मुल्क के कानून ने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। सबसे पहले जब हम एग्रीकल्चर वर्कर्स की मूवमेंट्स की बात करेंगे तो उन्होंने अपने ये इत्तेहाद और अपनी आगाही और अपने कट से लड़ाई लड़ी है। हम लेबर मूवमेंट वालों को फिर भी कोई, जैसे फैक्ट्री एक्ट था और लेबर लॉज हैं, EOBI है, सोशल सिक्योरिटी है, हम बहुत वर्कर वेलफेयर फंड है, हम उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमारे किसान मर्द और औरत का कोई पुरसाने हाल नहीं है। रामे साहब, इस पे मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ गुफ्तगू करें, क्योंकि देखिए हमें याद है टोबा टेकसंग में एक किसान कॉन्फ्रेंस हुई थी, मेरा ख्याल है 1970 में। हाँ, मतलब 1970 में, और फिर उस कुछ एक सिंध में हैदर बख्श जतोई साहब की सिंधारी तहरीक एक बड़ा मूवमेंट था। फिर अदबटाई के सिलसिले में, वैसे तो वो पार्टीशन से पहले है, लेकिन माई बख्तावर की मीरपुर खास में जो मूवमेंट थी अदबटाई के लिए, तो बाद में फिर किसान तहरीकों का, फिर हमने उकाड़ा के मिलिट्री फार्म्स की भी अंजुमन मज़ारीन पंजाब भी देखी। लेकिन मैं ये देखता हूँ रामे साहब कि जितने भी मैं किसानों के, या जैसे मजदूरों की, आयमा बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं कि मजदूरों की तहरीक बहरहाल किसी न किसी हद तक आप जाके मिलें मजदूर तहरीक के रहनुमाओं से, तो उनमें से बहुत से खुद मजदूर या तो पहले थे या अब हैं। लेकिन किसानों में तो मैं देखता हूं कि मिसाल के तौर पे ज़मींदार बैठे हुए, जागीरदार बैठे हुए हैं, और वो अपने आप को पंजाब किसान फाउंडेशन बनाई हुई है, कोई बोर्ड बनाए हुए हैं, और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी ग्रोवर्स में बैठे हुए हैं मिसाल के तौर पर, जो कि बड़े जमींदार हैं, पीर भी हैं, जमींदार भी हैं, तो उनका तो मैंने यूं ही नाम ले लिया, लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं। तो किसान तहरीक की क्या सूरत हाल है इस वक्त, अगर है? बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं, जैसे ऐमा भी कह रही थी कि देखें, अगर सिंध की पुरानी देखा जाए तो हारी तहरीक थी, फिर अवामी तहरीक के साथ रसूल बख्श पलीजो साहब के हवाले से वहाँ पे उन्होंने भी एक सिंधियानी बकायदा खवातीन की तहरीक थी, और वो हारी तहरीक के साथ जुड़ी हुई थी। फिर एक वक्त में पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो हश्तनगर की जो तहरीक थी वो थी सारी किसानों के हवाले से। शेखुपुरा के अंदर भी जो है वो बकायदा एक वक्त में 70 की जो डेकड़ था उसके अंदर जो है किसानों की तहरीक, लेकिन वो जुड़ी हुई थी मजदूर तहरीक के साथ। और ये जो अंजुमन मज़ारीन उकाड़ा वाली है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में, खानेवाल, उकाड़ा और दूसरे ज़िला में ये फैली। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस सारी तहरीकों को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। इसमें जो रहनुमाई का रोल अदा कर सकती है वो मजदूर तहरीक कर सकती है, कि मजदूर तहरीक जैसे जैसे कमज़ोर होती गई है ना, तो फिर दूसरी तहरीकें भी उसमें कमज़ोर रहीं। और एक वक्त में मजदूरों के नुमाइंदे, तलबा के नुमाइंदे, सहाफ़ियों के नुमाइंदे, या जितनी भी प्रोफेशनल आर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई यूनिटी नज़र आती थी। लेकिन रियासती पॉलिसियाँ जब हम अपनी मजदूर तहरीक को देखते हैं तो वो ज़ाहिर है कि वो सपोर्ट करते थे किसानों की तहरीकों को। वो सिलसिला ख़त्म हो गया। तो इसमें 3-4 चीज़ें जो मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ। सबसे पहले तो जो रियासती पॉलिसियाँ हैं वो मज़दूरों और किसानों के बिल्कुल अगेंस्ट बनाई जाती हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं करती। दूसरा, हमारी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा ही नहीं है मज़दूरों और किसानों के हवाले से उनको मुनज़्ज़म करना और उनको राइट के हवाले से अवेयरनेस देना, ये बिल्कुल उनके एजेंडे में शामिल नहीं है। फिर तीसरा, हमारी कुछ अपनी, आप कह सकते हैं कि जो ट्रेड यूनियन के अंदर की जो अंदरूनी कमज़ोरियाँ हैं वो इस वक्त अपनी बका, मैं समझता हूँ मजदूर तबका तो अपनी इस वक्त अपनी बका की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल। आपने और ऐमा ने अभी 2% कहा, लेकिन अभी मजदूर तंजीमें भी इस पर मुतफिक हैं कि 1% जो है ना वो सिर्फ ऑर्गेनाइज वर्कर रह गए पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल को ले जाने के अंदर कोशिशें बाहर कैफ होती रहती हैं, लेकिन जो किसानों की तरीके में फिर यही कहूँगा, जो आपका सवाल जुड़ा हुआ है कि अगर इस मुल्क के अंदर मज़दूर तबका मुनज़्ज़म होता है, इस मुल्क के तलबा को उनका यूनियनाइज का हक दे दिया जाता है कि वो दोबारा से उनको
यूनियनाइज वो हो जाए तो फिर किसानों की तहरीक भी उसके साथ जुड़ के जो है वो मजबूत हो सकती है। लेकिन अकेले किसानों की जो लड़ाई है रियासती जबर के सामने मुश्किल हो जाता है कि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मुनज़्ज़म कर सकें, वो थोड़ा मुश्किल है। हम बचपन और नौजवानी में एक नारा सुना करते थे रामे साहब, और आप उसकी तौसीक कर रहे हैं कि जमहूरियत के 3 निशान तलबा, मजदूर और किसान। तो ये बात बड़ी अहम है। और मैं थोड़ा सा एक, चूँकि वक्त हमारा महदूद ही होता है और कभी जी नहीं चाहता गुफ्तगू ख़त्म हो, लेकिन मुशर्रफ के दौर में और उसके बाद अब की सूरत हाल क्या है? देखिए जी, मुशर्रफ के दौर में अगर देखा जाए तो मसलन मैं समझता हूँ कि ट्रेड यूनियन पे ठीक है कि पाबंदियाँ तो रही हैं, लेकिन मुशर्रफ के दौर में उतनी पाबंदियाँ नहीं थी जितनी ज़िया-उल हक के दौर में थी। ठीक, मसलन मुशर्रफ के दौर में शायद उसकी वजह और भी हो सकती है कि हमारे अपने एक दोस्त लेबर मिनिस्टर थे उमर असगर खान। मुशर्रफ के दौर में 3 ट्राइपार्टाइट यानी कि सेफ रिस्क की लेबर कॉन्फ्रेंस हुई है मुशर्रफ के दौर में, और वेब कॉब वर्कर्स एम्प्लॉयर बाइलेटरल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ये उसके दौर में बनी। लेकिन अब ये जो बाद में जमहूरी दौर आए हैं इनमें कोई सेफ की लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं है। तो इसलिए चूंकि नज़र आ जाता है कि आपको प्रायोरिटी नज़र आ जाती है, किसी भी हुकूमत की डायरेक्शन नज़र आ जाती है कि अगर वो ना सूबाई या ना मरकज़ी अगर वो सेफ की लेबर कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि वो लेबर इश्यूज पे कोई बात ही नहीं करना। लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट तो लेके आए थे रज़ा रब्बानी साहब पीपल्स पार्टी के दौर में, नया इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट आया ना। वैसे रज़ा रब्बानी साहब ने जो किया ना, मैं आपको बताऊं, काबिल एहतराम आदमी है। जो 18वीं तरमीम के अंदर लेबर को लेके आए ना, मैं वो उस पर तो अगर आप पूरा मजबूर करें हम तो उसके बहुत अगेंस्ट हैं। मसलन उन्होंने अगर सच्ची पूछे तो उन्होंने लेबर को 18वीं तरमीम में ला के मजदूर तहरीक का और मजदूरों का बेड़ा गर्क कर दिया। इसमें मैं यही कहना चाह रही थी कि असल में जहां 18वीं तरमीम के बहुत से फ़ायदे भी हैं कि सूबों को खुद मुख्तारी मिली है, एक निज़ाम उस हवाले से, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो लेबर से रिलेटेड जो उन तरमीम 18वीं तरमीम के दौरान आपने लेबर को ऑन बोर्ड नहीं लिया, आपने उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं की। अब मसला ये हुआ कि उसके बाद, इसका मतलब ये हुआ कि 18वीं तरमीम के बाद लेबर जो है वो एक सूबाई सब्जेक्ट बन गया। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं या इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, उनमें रहने वाले उनमें जो काम करने वाले मेहनतकश हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, वो अपने सूबे तक जी बिल्कुल सब, और सूबों की अपनी लेजिस्लेशन हुई, सब हर सूबा अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए खुद मुख्तार हुआ। पहले तो कुछ अर्सा तो मिनिमम वेज में भी डिफरेंस रहा, लेकिन अब एक ही हो गई है तकरीबन तमाम सूबों में। सिंध में पहले डिफरेंट थी, पंजाब में डिफरेंट थी। तो उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं किया कि सूबों तक में, अब हुआ क्या कि जो नेशनल इंस्टीट्यूशन से लाइक रेलवे है, वापडा है, इनकी ट्रेड यूनियन का स्टेटस डिफरेंट हुआ, फिर जो सूबों में थी उनका डिफरेंट हुआ, इतनी कंफ्यूजन फैलाई गई। इसमें मैं यकीन करें आरस साहब, ये जो मैं ओवरऑल 18वीं तरमीम की बात नहीं करता, मैं लेबर के हवाले से बात करता। देखें उन्होंने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के अंदर लेबर सब्जेक्ट को लेके आए। हालांकि जहाँ पे बैन अल-अक़वामी मुआहदात होते हैं, ILO के कन्वेंशन थे, इनको 18वीं तरमीम के अंदर लेके ही नहीं आना चाहिए था, बगैर मशावरत के लेके आए और फिर उसको मुकम्मल नहीं किया। बदकिस्मती ये है कि जो 2 मेजर अदारे हैं वर्कर के, वर्कर वेलफेयर फंड और EOBI, उन्होंने सूबों को जाना था, एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन और पाकिस्तान वर्कर वेलफेयर फंड, ये बड़ी बुनियादी जो है ना वर्कर के लिए वेलफेयर के अदारे हैं। इन्होंने क्या किया, उनको एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए अपने पास रख लिया। सबसे पहले तो 18वीं तरमीम की वायलेशन उस वक्त की पीपल्स पार्टी ने की, जरदारी साहब ने की, कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए अपने पास रख लिया। आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। वर्कर सफर कर रहा है, उसको EOBI सही नहीं मिल रही। ये भी बात बता दीजिए ना, क्योंकि इन दोनों इदारों में अरबों रुपए का बजट है। मैं समझ गया बात है, वही बात है। तो वो विफाक के पास, के पास। आखिरी सवाल आयमा मैं आपसे करूंगा, जरूर, वो ये कि कोई उम्मीद, कोई बेहतरी की सूरत? देखिए
मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, मैं कभी नाउमीद नहीं होती। भाई 99% जिस आपके मजदूर ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है। लेकिन मैं फिर भी नाउमीद नहीं हूँ, क्योंकि जिस दिन ट्रेड यूनियन लीडर नाउमीद हो गए, इस मुल्क से ट्रेड यूनियनिज्म खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीनो हज़रात आपका सुनने का। और ये जो मेरे मेहमान हैं, आयमा महमूद साहिबा, जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाएँ, बहुत ममनून हूँ। हनीफ रामे साहब, मुत्तहदा लेबर फेडरेशन के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी। देखिए इस दफ़ा मैंने फ्रंट नहीं कहा जी शुक्रिया। लेकिन आपकी गुफ्तगू से आखिर में दोस्तों को अंदाज़ा हो गया होगा, सुनने वालों को, कि मैं ठीक ही कह रहा था। तो ये आपका तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मालूमात में हम सब की इजाफ़ा किया और एक बड़ी तारीख़ी तौर पर तहरीक कैसे चली, उसमें उरूज व ज़वाल की क्या कहानी है। और उम्मीद हम यही करते हैं कि पाकिस्तान के मेहनत कशों के हालात, मज़दूर, किसान, उनके हालात बेहतर हों और ये एक मसावियाना समाज तरतीब देने में पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के अवाम कामयाब हों। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इस पॉडकास्ट में पेश की जाने वाली गुफ्तगू शुरका की ज़ाती राय पर मबनी है। वॉइस ऑफ अमेरिका का इससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल, इस मौके पर VOA उर्दू आपके लिए ऐसी कहानियाँ और गुफ्तगू ला रहा है जिनमें बात होगी पाकिस्तान के सियासी, सकाफती और माशरती तनव्वुर के हर पहलू पर। हम पेश करेंगे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र और फिक्र अंगेज ख्यालात। इस तारीखी मौके पर VOA उर्दू की नशरियात सुनते रहिए। इस खुसूसी पॉडकास्ट की अगली किस्त में हम बात करेंगे तारीख और तारीख नवीसी पर।